डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। जैसे कि आपको पता है कि हमने DNF ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्ट किया हुआ है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में, और DNF ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 12 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके ऊपर बहुत कुछ आता है। आपके जो मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, MD-CAT है, या नम्स है, या ईटा है, या आप किसी भी जगह पर इम्तिहान देते हैं तो इस टॉपिक्स में कुछ ऑब्जेक्टिव बनकर आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ होती हैं। तो आज इंशाल्लाह हम उनको तफसीलन डिस्कस करेंगे। इसलिए हाथ में पेन ले लें, कलम ले लें, रजिस्टर ले लें और कोशिश करें कि लेक्चर तरफ तवज्जो आपकी ज़्यादा हो। आज का टॉपिक मैं लाया हूँ आप लोगों के सामने मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ DNF ब्लॉक एलिमेंट्स में आप लोगों के सामने लाया हूँ। इसको इंशाल्लाह आज हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखिए, हमारे पास जो आज की जो टॉपिक है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ DNF ब्लॉक एलिमेंट्स में, सबसे पहले आपको मैग्नेटिक बिहेवियर में पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक बिहेवियर कहते किसे हैं। सबसे पहले हेडिंग जो हमारे पास है, हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर कहते किसे हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर की डिफिनीशन आपको आनी चाहिए। तो मैग्नेटिक बिहेवियर, चूँकि हम DNF ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं और ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो हम लिखते हैं व्हेन अ सब्सटेंस इन अ सॉलिड स्टेट, व्हेन अ सब्सटेंस इन अ सॉलिड स्टेट, कोई सब्सटेंस जो है जो सॉलिड स्टेट में हो। व्हेन अ सब्सटेंस इन अ सॉलिड स्टेट, जब कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में हो, जब भी कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में हमारे पास मौजूद हो, एंड अफेक्ट बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और उस सब्सटेंस के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट करे, इस कॉल्ड मैग्नेटिक बिहेवियर, इस कॉल्ड मैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर कहलाएगा। अच्छा, याद रखिए, यहाँ जो इफेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ ना, अफेक्ट, तो जो इफेक्ट हमारे पास होता है, यहाँ पर 3 किस्म का इफेक्ट ये शो करेगा। इफेक्ट को जब हमने देखना है कि कोई सब्सटेंस है सॉलिड स्टेट में, आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की, और मैग्नेटिक फील्ड में कोई ना कोई इफेक्ट शो करेगा। अब इफेक्ट में हम देखते हैं कि 2 किस्म के पहले इफेक्ट हो जाएगा। इफेक्ट को अगर हम चेक करें मैग्नेटिक फील्ड में, या तो ये होगा कि आपने सॉलिड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड की, और जो है ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर रहा है। यानी हमने देखा है कि ये सॉलिड जो है, सॉलिड जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इसको अप्लाइड की गई है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल्ड कर रहा है। वीकली रिपेल्ड करे, ठीक है, किताब में वीकली लिखा हुआ है तो हम वीकली लिख लेंगे। यानी मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल्ड हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल्ड कर रहा है। रिपल्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड में, वीकली रिपेल्ड हो, तो हम इसके लिए नाम देते हैं डायामैग्नेटिक का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। डायामैग्नेटिक सॉलिड या मेटल का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। तो ये लफ्ज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि जब मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल्ड हो तो हम इसके लिए डायामैग्नेटिक का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। या किताबें लिखती हैं नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये भी लिखा हुआ है, नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। MF से मुराद होगी मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा। हम इसकी लफ्ज़ यूज़ करेंगे, डायामैग्नेटिक का लफ्ज़ यूज़ करेंगे इसके लिए। और एक इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, कोई सॉलिड है,
आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की एक्सटर्नल, उस सॉलिड को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की एंड वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जब ये वीकली अट्रैक्शन हो मैग्नेटिक फील्ड में, ये अट्रैक्शन शो करे, तब हम ऐसे मेटल की लफ्ज़ यूज़ करेंगे पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सॉलिड का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, या चूँकि ट्रांजिशन मेटल्स हैं तो पैरामैग्नेटिक मेटल्स का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा इफेक्ट हो जाएगा। और इसी पैरामैग्नेटिक्स के अंदर अगर एक्सट्रीम केस हो, एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म का एक्सट्रीम केस अगर हमारे पास आ जाए तो फिर इसके लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फेरोमैग्नेटिक। लफ्ज़ क्या यूज होगा? फेरोमैग्नेटिक। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये जो प्रोसेस होगा जिसमें एक्सट्रीम केस हो, यानी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, अट्रैक्शन मैग्नेटिक फील्ड में ज़्यादा हो जाए, एक्सट्रीम केस हो, तो हम इसको नाम देते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म का लफ्ज़ इसके लिए क्या होता है? इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो हमारे पास ये तीन टर्म यूज़ होंगी। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है डायामैग्नेटिक, ये एक टर्म हमारे पास इस्तेमाल होगी पैरामैग्नेटिक। और जब हमारे पास एक्सट्रीम केस आ जाए पैरामैग्नेटिक का, यानी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, तब फेरोमैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिक का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। अब रीज़न हमने देखनी है कि हमारे पास जो है क्या रीज़न है कि मैग्नेटिक बिहेवियर हमारे पास शो करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हम यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स मैग्नेटिक बिहेवियर डिस्कस करेंगे, उसी पर आप कयास करके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को देखेंगे। खुसूसन 3D सीरीज़ को हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये डायामैग्नेटिक जिसमें रिपेल्ड हो मैग्नेटिक फील्ड में या अट्रैक्ट ना हो मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट हो पैरामैग्नेटिक, ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाए मैग्नेटिक फील्ड में एक्सट्रीम केस हो फेरोमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तो ये इस तरह ये यहाँ पर जो प्रोसेस होगा पैरामैग्नेटिक का जो प्रोसेस होगा इसकी लफ्ज़ यूज़ किया जाएगा पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। डायामैग्नेटिक्स प्रोसेस के लफ्ज़ जो इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए जब प्रोसेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए प्रोसेस का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे डायामैग्नेटिज्म। वो प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस डायामैग्नेटिक करैक्टर शो करे, इसको नाम देखें डायामैग्नेटिज्म का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये टर्म्स आपको आनी चाहिए कि हमारे पास जो करैक्टर है डायामैग्नेटिक, प्रोसेस क्या होगा डायामैग्नेटिज्म, करैक्टर क्या होगा सॉलिड सब्सटेंस का, वीकली अट्रैक्ट हो पैरामैग्नेटिक, प्रोसेस क्या होगा पैरामैग्नेटिज्म। एक्सट्रीम केस हो पैरामैग्नेटिक का, ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो फिर हम फेरोमैग्नेटिक कहेंगे, और हम इसके लफ्ज़ फेरोमैग्नेटिज्म का लफ्ज़ क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारे प्रोसेस को नोट रखें। अब इसकी रीज़न क्या है, डायामैग्नेटिक कब होता है, पैरामैग्नेटिक कब होगा और फेरोमैग्नेटिक कब होगा, ये तीन रीज़न आपने देखनी होंगी। तीनों रीज़न को आपने समझना होगा। यहाँ मैं साथ लिखवा देता हूँ, इसको अच्छी तरीके से नोट करें। डायामैग्नेटिक कब होगा, डायामैग्नेटिज्म कब होगा कि जब आपके पास डी ऑर्बिटल जो है, ये जो डी ऑर्बिटल आपके पास मौजूद है, उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मैं इसको देख लेता हूँ एक नज़र के लिए, बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो अगर आप डायामैग्नेटिज्म कब होगा कि जब आपके पास जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, यहाँ पर मैं डी ऑर्बिटल आपके सामने बना रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। आपको पता है कि जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं।
डी ऑर्बिटल में। तो अगर यहाँ पर 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ये 10 के 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास पेयर्ड हैं ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐसे पेयर्ड की सूरत में आ जाएं, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हैं और पेयरिंग की सूरत में मौजूद हैं, तब हम देखते हैं कि हमारे पास ये डायमैग्नेटिज्म करैक्टर शो करेगा। क्यों? डी के अंदर इलेक्ट्रॉन 10 के 10 हैं। अब इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट होती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन मैं आपके सामने बनाऊँ, ये अगर ये इलेक्ट्रॉन मैंने आपके सामने बनाया है, ये मूवमेंट, अब एक इलेक्ट्रॉन है ऐसा, एक इलेक्ट्रॉन है ऐसा। अब देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन आपके पास मौजूद हैं। एक इलेक्ट्रॉन शो करेगा क्लॉकवाइज मूवमेंट, एक इलेक्ट्रॉन शो करेगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है क्लॉकवाइज, और ये एक मूवमेंट होगी एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। अब यहाँ भी एक फील्ड पैदा होगी और इसकी वजह से एक फील्ड पैदा होगी। अब ये दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगे। ये जो फील्ड्स हैं, कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, कैंसल द इफेक्ट, एक दूसरे के असर को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। इसलिए हम यहाँ लिखते हैं कि इनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको हम इस निशान से शो करते हैं, वो ज़ीरो आएगी। मैग्नेटिक मूवमेंट इनकी ज़ीरो आएगी। मैं बात कर रहा हूँ डायमैग्नेटिक की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, डायमैग्नेटिक की बात कर रहा हूँ। मैग्नेटिक मूवमेंट ज़ीरो होगी। मैग्नेटिक मूवमेंट आपकी किताब में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लेंगे। खैर है, तो थोड़ा देख लें डायमैग्नेटिक कब होगा, जब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे सारे के सारे, डायमैग्नेटिक हमारे सामने रहेगा। और पैरामैग्नेटिक कब आएगा? ये डी ऑर्बिटल आपने लेना है, यहाँ पर ये ले रहा हूँ डी ऑर्बिटल 1 2 3 4, और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। डी ऑर्बिटल के अंदर यहाँ पर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए हैं आपके सामने, यहाँ डी के अंदर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन शो किए हुए हैं। तो यहाँ देखिए, जब डी ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अब ये एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल नहीं कर सकेंगे। जब स्पिन कैंसिल नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड में जब आएंगे ये, तो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे, रिपेल्ड नहीं होंगे। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड होंगे या अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये जो जब कंडीशन आएगी ना डी ऑर्बिटल में, जब 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएँ, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएँ, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो डी ऑर्बिटल में, तब हम इसकी लफ्ज़ यूज़ करते हैं, पैरामैग्नेटिक का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। और फेरोमैग्नेटिक कब होगा? कि आपके पास जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, उम्मीद है आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ बना लेते हैं, ये डी ऑर्बिटल, ये 1 2 3 और 4, जब इसके अंदर डी ऑर्बिटल के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ जाए, डी ऑर्बिटल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ जाए, तो जब डी के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में मैक्सिमम अट्रैक्शन शो करेंगे। एक्सट्रीम केस होगा अट्रैक्शन का, इसको नाम दिया जाएगा फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तो डायमैग्नेटिक के लिए आपने जो मिसाल लेनी है, आप इसकी मिसाल ले लें Zn+2, Zn+2 मिसाल ले लें इसकी, मैं तफसील करता हूँ। Zn+2 ले लें डायमैग्नेटिक के लिए। पैरामैग्नेटिक के लिए आप कोई भी मिसाल यहाँ पर लेना चाहते हैं ले लें। आपके पास जो है स्काइनेडियम है, उसके बाद वेनेडियम है, फिर टाइटेनियम है। आप टाइटेनियम ले लें, टाइटेनियम+2 आप मिसाल ले लें, ये मिसाल आ जाएगी पैरामैग्नेटिक की। टाइटेनियम+2 आप ले लें। एक्सट्रीम केस में आप मिसाल लेना चाहते हैं तो आप आयरन ले लें, आयरन आप ले लें +3 आयरन आप ले लें। तो ये आपके पास फेरोमैग्नेटिक शो करेगा। मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझा चुका, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को ज़रूर चेक करें। तो ये कुछ तारीफ़ें आपको आनी चाहिए, तारीफ़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि मैग्नेटिक बिहेवियर किसे कहते हैं। कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में आप सब्जेक्ट कर दें, मैग्नेटिक फील्ड या उसको अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, या अट्रैक्शन नहीं करेगी। अट्रैक्ट कर ले तो पैरामैग्नेटिक, रिपेल कर ले यानी अट्रैक्शन न करे
तो डायमैग्नेटिक, एक्सट्रीम केस हो पैरामैग्नेटिक का तो फेरोमैग्नेटिक। और इसकी मिसालें आपको याद हो, डायमैग्नेटिक में जिंक +2 लिख लें और फेरोमैग्नेटिक में +3 लिख लें, पैरामैग्नेटिक में टाइटेनियम +2 लिख लें, यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक में आयरन +3 लिख लें। और वजह मैं समझा चुका हूँ, जब इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में होंगे डी में तो डायमैग्नेटिक, पेयरिंग हो 5 ना हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो 5 ना हो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएं तो फेरोमैग्नेटिक आपके सामने आएगा। तो जल्दी से नोट कर लें, अब इसकी थोड़ी डिस्कशन हम करते हैं, थोड़ी जल्दी से नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें, शाबाश 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 जल्दी करें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं साइड पर हो गया हूँ, अब इसको साफ़ करने जा रहा हूँ। अब ये डिफिनीशन नोट करने के बाद आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप 3D सीरीज़ में जो है पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है, आप इसको आसानी से टैकल कर लेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट्स को डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये टर्म्स क्लियर हो गई होंगी, तो क्लियर हो गई हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। हमारा तो मकसद है आप लोगों को समझ आ जाए। अब आप थोड़ा सा देखें ना, हमारे पास जो 3D सीरीज़ पाई जाती है, 3D सीरीज़ 3D सीरीज़ जो हमारे पास होती है, 3D सीरीज़ को इसी को हम डिस्कस करेंगे, इसी के पर आपने सारा कयास करना है। 3D सीरीज़ में आप चेक करें, आपके पास कैनेडियम है, वेनेडियम है, टाइटेनियम है, क्रोमियम है, थोड़ा फासले से लिख रहा हूँ, मैंगनीज़ है, और उसके बाद जो है आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कापर है, और उसके बाद कापर के बाद जो है जिंक को यहाँ लिख देते हैं, लिख दें यहाँ पर जिंक को यहाँ जिंक को यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ जिंक को लिख देते हैं ये। तो आपके पास यहाँ इसके एटॉमिक नंबर जो है 21 है, इसके एटॉमिक नंबर 22 है, इसके एटॉमिक नंबर 23 है, इसके एटॉमिक नंबर 24 है, इसके एटॉमिक नंबर 25 है, इसके एटॉमिक नंबर 26 है, ये 27 है, ये 28 है, ये हमारे पास 29 है, और ये हमारे पास 30 एटॉमिक नंबर रख रहा है। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको क्लियर है। अब अगर आप देखें ना यहाँ पर स्केनेडियम, तो स्केनेडियम को अगर आप चेक करेंगे तो स्केनेडियम आपको मिलता था +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, स्केनेडियम आपको मिलता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने समझाई थी, 3D के अंदर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है और ये पेनल्टीमेट ऑर्बिटल है, पेनल्टीमेट ऑर्बिटल। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 2 और 1 इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा, तो स्केनेडियम +3 रहेगा। अगर +3 आपके पास है तो आप D को चेक करें, D के अंदर आप देखें तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा ना रिपेल्ड होगा। इस वजह से हम इसको नाम देते हैं डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक का नाम देंगे, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगी। अगर आप यहाँ इसको चेक करें वेनेडियम को, तो यहाँ पर 4s2 है और 3D आपके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, 3D के पास आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। और यहाँ वेनेडियम जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको शो करता है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएं तो आपके पास वेनेडियम क्या बनाएगा +2, और +2 के बाद यहाँ देखिए कि इस D ऑर्बिटल को आप चेक करें, इस D ऑर्बिटल में आप देखें 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास मौजूद हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो अब ये थे कि इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड की सूरत में मौजूद है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। अगर वेनेडियम की आप ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहे हैं +3, वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन ये गए और 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस सूरत में अगर आप देखेंगे ना तो 3s आपके पास आ रहा है 0, और 4s आपके पास आ जाएगा 0, और 3D जो है आपके पास आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ D के अंदर फिर आप देख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है 1। तो यहाँ इस सूरत में भी ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है।
पैरामैग्नेटिक है। वेनेडियम 4 अगर लेना चाहते हैं, +4 आप लेना चाहते हैं, तो ये d इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा, तो फिर डायमैग्नेटिक बन जाएगा। इस तरीके से आप टाइटेनियम को चेक करें। टाइटेनियम को यहाँ 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3d के अंदर आपके पास जो है 3d के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पर 3d के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। ये अगर आप टाइटेनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट को ले रहे हैं, लेट्स सपोज आप टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहे हैं +2, तो +2 में आप देखेंगे यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन गए। अब d ऑर्बिटल को चेक करें आप, टाइटेनियम के d ऑर्बिटल को 1 2 3 4 ले लें। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यहाँ पर क्या मौजूद है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम इसके लिए लफ्ज़ क्या यूज़ करेंगे? पैरामैग्नेटिक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किए हुए हैं आपके सामने, वहाँ चेक करें, देखिए कौन सी स्टेट आपको दे रहा है, उसके मुताबिक आपने फैसला करना है। अगर यहाँ पर आपने +3 लिया तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, पैरामैग्नेटिक। +4 लिया, 1 इलेक्ट्रॉन लग जाएगा, पैरामैग्नेटिक। +5 ले लिया तो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन गए, फिर ये डायमैग्नेटिक में चला जाएगा, +5 डायमैग्नेटिक में चला जाएगा। तो इसको नोट करें आसानी से, कोई मुश्किल टॉपिक यहाँ पर नहीं है। अगर आप यहाँ पर आए ना, मैंगनीज को चेक करें, तो मैंगनीज में 4s1 था और 3d5 था। ये सिचुएशन मैंगनीज की। अब इस सूरत में अगर d ऑर्बिटल आपके पास मौजूद है ना, ये d ऑर्बिटल, और d ऑर्बिटल में आपके पास यहाँ पर 1 2 3 और 4, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये d ऑर्बिटल। अब मैंगनीज को आपने देखना है कि मैंगनीज हमारे पास किस सूरत में रहता है। लेट सपोज मैं लेट कर रहा हूँ, इस बात को मैं लेट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेट कर रहा हूँ कि मैंगनीज मेरे पास +1 शो करता है। ऐसा ना मेरे पे इतराज़ कर लेना, सर जी +1 तो शो नहीं करता, +2 से स्टार्ट होते हैं, 4s के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। मैं लेट समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने क्या आएगा? ये m+1 है, तो आपके पास 4s में तो 0 इलेक्ट्रॉन हो गए जाएंगे, और d ऑर्बिटल को अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये जो कंडीशन है पैरामैग्नेटिक की, इसको नाम दिया जाएगा फेरोमैग्नेटिक। अब ये फेरोमैग्नेटिज्म शो करेगा। अगर आप मैंगनीज +2 ले रहे हो, लेट्स सपोज आपने मैंगनीज ले रखा है +2 और आप कहते हैं कि फेरोमैग्नेटिक है ना, ये फेरोमैग्नेटिक नहीं। आप क्यों? यहाँ पर इस सूरत में 4s के अंदर इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, और 3d को अगर आप चेक करोगे इसका, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यह हालत इस सूरत में रह गई है, ये यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो चुके हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये पैरामैग्नेटिक तो होगा, ये पैरामैग्नेटिक तो होगा, लेकिन डायमैग्नेटिक, इसको आप फेरोमैग्नेटिक का लफ्ज़ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। फेरोमैग्नेटिक कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हो? 5 हो d ऑर्बिटल के अंदर। अब जैसे आप आयरन को देखें, यहाँ आयरन को चेक करें, ये तो 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। ये इस हालत में आप देखें आयरन को, तो आपके पास कितने हो जाएंगे? यहाँ से अगर ये चला जाए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो आयरन क्या बनाएगा? +2। अब d ऑर्बिटल को आप चेक करें ना, d ऑर्बिटल को, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर आ रहे हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास आ रहे हैं। जब यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास आ रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आप चेक करें, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितनी है? 4 है। तो इस सूरत में एक्सट्रीम केस सुना हुआ ना, इस सूरत में ये हमारे पास क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। हाँ, अगर आप आयरन ले रहे हैं
+3। अब इस सूरत में क्या होगा, 4s के अंदर जो है 0 इलेक्ट्रॉन हो गए और 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। ये कंडीशन आपके सामने आ गई है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, 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 ये कंडीशन आपके सामने आ चुकी है। तो इस सूरत में अगर आप देखेंगे इसको, तो अब आयरन को चेक करें। यहाँ पर आयरन +3 जो हमारे पास मौजूद है, ये 4s के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन और 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन थे। 2 ये गया, 1 ये गया, यहाँ पर 0 रह गए और यहाँ पर 5 रह गए। अब ये जो केस है ना आयरन +3, इसको नाम दिया जाएगा फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये फेरोमैग्नेटिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तो ये फेरोमैग्नेटिक केस शो करेगा, फेरोमैग्नेटिज्म का केस शो करेगा। अब यहाँ पर अगर आप आइए कॉपर को चेक करें, कॉपर की सूरत है आपको देखें। यहाँ जो कॉपर है, कॉपर के एटॉमिक नंबर 29 है और 3d के अंदर आप देखते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये कॉपर आप ले रहे हैं ना +1 की सूरत में, कॉपर को लेट सपोज मैं कह रहा हूँ +1 ले रहा हूँ, तो यहाँ d, यहाँ पर तो ये 4s तो चला गया 0 और d ऑर्बिटल में आप देखेंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है पेयर सूरत में आ गए हैं। यहाँ 4s तो 0 हो गया, इस सूरत में 4s क्या हो गया 0 और 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो जब 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आपके सामने आ जाएंगे, तो अब यहाँ इस सूरत में ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक हमारे पास आएगा, ये डायामैग्नेटिक शो करेगा। हाँ, अगर आप कॉपर लेते हैं +2, तो इस सूरत में क्या होगा कि 4s के यहाँ कॉपर के यहाँ पर 4s तो 0 हो गया और 3d के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गए हैं अभी +2 की सूरत में। अब इस सूरत में देखें, इस सूरत में आप इसको चेक करें, ये तो यहाँ पर पेयर, यहाँ पर पेयर, यहाँ पर पेयर, यहाँ पर पेयर और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। इस 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक हमारे पास पाया जाएगा। तो आप देखिए आसानी से आप इसको नोट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। इस तरीके से आप जिंक को देखेंगे, जिंक को अगर आप जिंक को देखें, यहाँ पर Zn मैं ले रहा हूँ, 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और जो है इसको साफ़ कर दूँगा, और 3d के अंदर जो है आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो +2 हो जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन गए 0 हो जाएगा। अब d ऑर्बिटल को आप चेक करें ना, जिंक के d ऑर्बिटल को, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल कर देंगे। अब इसके लिए लफ्ज़ क्या यूज़ होगा, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का लफ्ज़ इसके लिए क्या होगा, इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए आसान सी बात है, इसमें ऐसी मुश्किल बातें हैं नहीं जो आप लोगों के सामने है। इसको अच्छे तरीके से आप नोट कर लें, अच्छे तरीके से। मैं साइड पर हो गया हूँ ताकि इसके ऊपर मज़ीद बातें हम कर सकें। इसको नोट कर लें, शाबाश, जल्दी करें, जल्दी करें, शाबाश शाबाश, जल्दी करें। तो उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। अच्छा, समझ आ गया है, माशाल्लाह जी। तो समझ आ गया तो अच्छी बात है ना। हम तो चाहते हैं कि आप लोगों को समझ आ जाए, हम चाहते हैं कि आप अच्छी क्वालिटी एजुकेशन आप ले सकें। हम चाहते हैं कि हमारा माशरा जितना पढ़ा लिखा होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लेंगे, उतना इंशाअल्लाह हमारे माशरे की इस्लाह होगी। तो ये हमारा मकसद है कि हम आपको अच्छी एजुकेशन दे सकें। अब थोड़ा सा इसमें मज़ीद केसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा इन केसेस को आप थोड़ा सा चेक करें। एक तो ऑब्जेक्टिव इस पर बनकर आता है, थोड़े सब्जेक्टों को आपने देखना होगा। डायामैग्नेटिक जो आपके पास शो कर रहे हैं, डायामैग्नेटिक करैक्टर जो आपके पास शो कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डायामैग्नेटिक करैक्टर आपके पास जो शो कर रहे हैं वो आखिरी 3D सीरीज जो है जिंक है,
हाँ कैडमियम है और मरकरी है, जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है। जब ये +2 शो करें, ये भी +2 शो करें, और मरकरी में एक पॉइंट आपको समझना होगा। देखिए मरकरी में अगर आप चेक करें ना, यहाँ पर ये 3D के अंदर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे चले जा रहे हैं ये, तो ये +2 बना रहे हैं। तो चलो हम इसके लिए डायामैग्नेटिक का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, डायामैग्नेटिक हम कहेंगे इसको। लेट करें, आपको एग्ज़ाम में उसने दे दिया ऐसे, हम डायामैग्नेटिक कहेंगे। अगर मरकरी को आप चेक करें Hg+1, और इस सूरत में अगर आप चेक करें इसको, तो आपके पास 3D10 है, 4s1 है, और इस s ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हमें पैरामैग्नेटिक शो करना चाहिए। मेरे अल्फाज को सुनो, पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको शो करना चाहिए। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4s के अंदर, मरकरी +1 की बात कर रहा हूँ, पैरामैग्नेटिक शो करना चाहिए। लेकिन हम एक्सपेरिमेंटल बेस पर देखते हैं ये पैरामैग्नेटिक शो नहीं करता। केमिस्ट्री नाम एक्सपेरिमेंट का, मैं बार बार कह चुका हूँ, केमिस्ट्री नाम है किस चीज़ का? एक्सपेरिमेंट का। केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट करके हमें रिजल्ट देती है। तो यहाँ ये पैरामैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि पैरामैग्नेटिक नहीं है। मरकरी +1 जो है एक्सपेरिमेंट बता रहा है, एक्सपेरिमेंट शो कि ये भी हमारे पास डायामैग्नेटिक है, ये भी हमारे पास क्या है? डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। वजह क्या है कि ये मरकरी इस सूरत में अनस्टेबल है। इस सूरत में अगर आप इसको देखेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इसकी, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है इस सूरत में। और अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करती है कि ये मरकरी दूसरे मरकरी के साथ बॉन्ड बनाती है, ऐसे मेटल मेटल बॉन्डिंग बनाती है। यहाँ पर +1, यहाँ पर +1, ये यानी आपको मरकरी सूरत में नज़र आएगा Hg2+2, ये नज़र आएगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्लियर हो कि यहाँ पर मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 नहीं है। यहाँ मरकरी का एक के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक करेंगे तो एक के लिए +1 है, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये मेटल मेटल बॉन्ड बनता है। या एक किताब में लफ्ज़ यूज़ किया है, एक डाइमर का लफ्ज़ यूज़ किया है, डाइमराइजेशन। मैंने डाइमर के ऊपर एक लेक्चर दिया हुआ है, आप मेरे S&P ब्लॉक एलिमेंट सीरीज़ को देखें। वहाँ पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम को हमने देखा हुआ है कि एल्यूमिनियम की सूरत में हमें मिलता है, एल्यूमिनियम के क्लोरीन के साथ जो मिल रहा है वहाँ पर डाइमराइजेशन बनाता है, डाइमराइजेशन। वहाँ एक नज़र उसको डाइमराइजेशन को जरूर चेक करें। बरं यहाँ पर मेटल मेटल बॉन्डिंग भी बन रही है और एक ऑक्सीडेशन स्टेट मरकरी की एक के लिए +1 आएगी। तो इस सूरत में ये रहता है Hg2+2 रहता है। इस सूरत में ये डायामैग्नेटिक है, डाइमराइजेशन बनाने की वजह से। तो इस पॉइंट को नोट कर लें ताकि आपको क्लियर हो कि मरकरी जब अकेला +1 होता है हमें नहीं मिलता, ये हमें मिलता है Hg+2 की सूरत में। Hg2 हमें मिलेगा Hg2+2 की सूरत में, और इस सूरत में ये क्या है? डायामैग्नेटिक है। इस सूरत में हमें मिलता नहीं है। समझ आ रही है? तो इसको नोट कर लें ताकि ये पॉइंट आपको क्लियर है अच्छे तरीके से। इसको नोट कर लें जल्दी से, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, इसको जल्दी से नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टो जो हमारे सामने अक्सर बन कर आता है, पहले इसको नोट कर लें। मैं साइड पर हो गया हूँ, शाबाश। ऑब्जेक्टो को फिर हम लिखते हैं, एक ऑब्जेक्टो को नोट करें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको, इस पॉइंट को। डाइमराइजेशन में मरकरी Hg+1 की सूरत में हमें नहीं मिलता, Hg2+2 की सूरत में मिलता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होगी। इसको अच्छे तरीके से नोट रखें। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्टो है जो बड़ा मशहूर ऑब्जेक्टो है, जो आपके टेस्टों में आता है कि विच वन शोज़
extreme case, which one shows extreme case of magnetic behavior? Magnetic behavior. तो एक्सट्रीम केस आपको पता है, एक्सट्रीम केस के लिए जो हमने लफ्ज़ यूज़ किया था वो हमने यूज़ किया था फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिक लफ्ज़ किया था। 4 ऑप्शन उसने आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ये 4 ऑप्शन उसने आपको दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए में जो उसने आपके सामने लिखा है FeCN6 और यहाँ पर उसने लिखा है आपके पास जो है Fe4, FeCN6 और Fe4 उसने आपके सामने लिखा है। उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर बी में आपके सामने जो उसने लिखा है MnH2O6, ये हो जाएगा +2, आपके सामने आ जाएगा MnH2O6 और ये हो जाएगा +2 आपके सामने आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में जो उसने आपके सामने लिखा है वो है कॉपर H2O6, ये आपके पास आएगा +2। और ऑप्शन नंबर डी में जो उसने आपके सामने लिखा है वो है CuNH3 और यह हो जाएगा +2। अब उसने ये पूछा है आपसे विच वन शोज एक्सट्रीम केस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सट्रीम केस को बना रहा है। अच्छा, ये लाइगेंड्स है, जब मैं कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह वहाँ लाइगेंड्स को तफसीलन समझाऊंगा कि मोनोडेंटाइड्स हैं या पॉलीडेंटाइड्स हैं या डाइडेंटाइड्स हैं, तफसीलन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये लाइगेंड्स होते हैं जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं आयरन के साथ। अब ये कंपाउंड में आपने देखना है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे मालूम करेंगे आयरन की, और इस तरह मैग्नीज की, इस तरह कॉपर की, इस तरह इस कॉपर की। ये आपको बात बातें माननी पड़ेंगी। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप मालूम करना चाहते हो, इसको लिख लो ऐसे, प्लस साइनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट Fe2 है, ये 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 दूने 12 हो जाएगा, 6 2 12। साइनाइड के 6 एटम है, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसको, इज इक्वल टू ले लें और जो ऊपर निशान ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है इसको आखिर में लिख लें। आपने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर के अंदर, वहाँ पढ़कर ज़रूर आएँ इसको, हमेशा ज़िंदगी ने वफा की, तो इसको जब जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इसको पढ़ेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर आपके सामने क्या आ रहा है, ये आयरन जो आ रहा है ना आयरन, ये प्लस नफ़ी हो जाएगा, 12 आपके सामने आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू Fe4 आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ आपके सामने जो है, यहाँ जो साइनाइड आपके सामने लगा हुआ है, साइनाइड जो है Fe1 है, साइनाइड, सॉरी यहाँ पर ये Fe1 है, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर मैंने कहा रिज़ल्ट ठीक नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ये हो गया 6 कम 6 हो जाएगा तो Fe6 हो जाएगा, Fe6। अब इसको आप यहाँ से यहाँ ले जाएं, इतना मैथ तो आपको आता होगा। आयरन क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा +6, ये हो जाएगा Fe4। तो आपके सामने जो आयरन का रिज़ल्ट आएगा, आयरन का रिज़ल्ट वो आ जाएगा +2। तो यहाँ आयरन +2 शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन +2 शो कर रहा है। और आपको पता है कि आयरन जब +2 शो करता है ना, आयरन यहाँ पर इसके पास जो था 3D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन थे और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन गए इससे, तो आयरन +2 शो कर रहा है। अब d ऑर्बिटल को आप चेक करें थोड़ा सा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखें ना 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पेयरिंग बन रही है, यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये एक्सट्रीम केस नहीं शो करेगा।
फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये पैरामैग्नेटिक शो करेगा। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप इसका भी निकालेंगे ऐसे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, मैंगनीज का आप निकालना चाहते हैं, प्लस ये हो जाएगा 0, 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आ जाएगा, ये +2 आ जाएगा। तो मैंगनीज को अगर आप चेक करें तो +2 होगा, यानी मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या आ रहा है, +2। मैंगनीज का आपने लिखा प्लस, या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, 6 से मल्टीप्लाई करते 0 आ जाएगा ना, तो मैंगनीज +2 शो करेगा। और आपको पता है कि मैंगनीज की जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3d5 है 4s2, मैंगनीज 3d5 4s2। अब इस सूरत में ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 0। अब आप चेक करें यहाँ पर, यहाँ पर d ऑर्बिटल में आप देख सकते हैं कि आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास जो आ रहा है फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक। क्यों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आपके सामने आ रहे हैं। तो आपने इस ऑप्शन को क्या करना है, टिक करना है, ये आपके पास फेरोमैग्नेटिज्म शो करेगा। यहाँ कॉपर, यहाँ पानी का 0 है तो यहाँ पर ये +2 हो जाएगा, यहाँ इसके भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो यहाँ पर ये भी +2 हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं आसानी के साथ। तो ये भी +2 है, ये भी +2 है, तो +2 में आप देख सकते हैं, मैं अभी समझा चुका हूँ कि यहाँ पर कॉपर अगर +2 है तो आपके पास 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन जो आएंगे 9 रहेंगे। यहाँ पर +2 है तो 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन आपके पास 9 रहेंगे, 9 रहेंगे कॉपर के +2 पर। तो अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, तो पैरामैग्नेटिक तो होगा, डायमैग्नेटिक नहीं होगा, फेरोमैग्नेटिक नहीं होगा। तो फेरोमैग्नेटिक आपको ये शो करेगा। इस ऑब्जेक्टिव को पॉइंट को अच्छे से नोट कर लें। इस किस्म के आपके सवाल आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, आप इसको जल्दी से नोट करें। मैं साइड पर हो गया हूँ, शाबाश, जल्दी करें, जल्दी नोट कर लें, शाबाश, जल्दी नोट कर लें। उम्मीद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा, कोई चीज़ के अंदर मैग्नेटिक जो है ना, मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक बिहेवियर किसका ज़्यादा है किसका कम है, किसका ज़्यादा है किसका कम है, ये डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। लेकिन इसके लिए एक टर्म हमारे पास यूज़ होती है, उस टर्म को समझना ज़रूरी है। अगरचे KPK बोर्ड में मैं देख रहा हूँ कि ये चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, MD-CAT है या ईटा के अंदर ऑब्जेक्टिव इसके ऊपर फिर भी आ रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ना DNF ब्लॉक एलिमेंट्स के किसके अंदर जो है मैग्नेटिक बिहेवियर ज़्यादा है, तो इसके लिए हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट आपको पता होना चाहिए। मैग्नेटिक मूवमेंट कहें या मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ना, इसको हम इस म्यू के निशान से शो करेंगे, इससे शो करेंगे, म्यू के निशान से। और इसका जो यूनिट इस्तेमाल होता है, यूनिट BM हम यूज़ करते हैं। B से मुराद बोहर, B से मुराद हम बोहर लेते हैं, और मैग्नेटॉन, मैग्नेटॉन, M से मुराद मैग्नेटॉन लेते हैं। तो इसका BM एक बड़ा सा लफ्ज़ यूज़ होता है, BM, बोर मैग्नेटॉन यूनिट इस्तेमाल होता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट हमें बताती है मैग्नेटिक बिहेवियर किसका कम है किसका ज़्यादा है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे मालूम करेंगे, इसके लिए फार्मूला है, मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू √n इंटू n+2, ये फार्मूला हमारे पास। इसमें n जो है ये शो करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, n शो करेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। अगर n आपके पास 0 आ जाए ना, तो वह मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो जाएगी, सॉरी, म्यू आपके पास 0 हो जाए, मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगी, तो उस वक्त हम इसको नाम देंगे डायामैग्नेटिक। अगर म्यू की कीमत आपके पास इज नॉट इज इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है, तो हम इसके लफ्ज़ यूज़ करेंगे पैरामैग्नेटिक। इसको नोट करें आप, ये फार्मूला है, उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये फार्मूले से हम मैग्नेटिक मूवमेंट मालूम करेंगे, और ये मैग्नेटिक मूवमेंट हमें बताएगा कि बिहेवियर मैग्नेटिक किसका ज़्यादा किसका कम है। अब थोड़ा इसको नोट कर लें जल्दी से।
देखें ना आपके सामने इधर ये जब ये ज़ीरो तो डायमैग्नेटिक, और ये ज़ीरो ना हो तो पैरामैग्नेटिक होगा, और वैल्यूज बताएगी कि कौन सा मैग्नेटिक बिहेवियर कम है कौन सा ज़्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने यहाँ पर ले रहा हूँ कोई एक एलिमेंट्स हम ले लेते हैं। लेट सपोज हम ले रहे हैं वेनेडियम। वेनेडियम हमारे पास क्या था 3d और 4s। 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, स्कैनेडियम था, वेनेडियम था, और 3d के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास। अब अगर मैं लेता हूँ वेनेडियम +2 तो 3d के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 4s के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है। अब आप d ऑर्बिटल को देखें, यहाँ पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 ये खाली हो जाएंगे, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो n की कीमत 2 आ जाएगी। n की कीमत क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब यहाँ 2 पुट करें आप। अब यहाँ पर आप मैग्नेटिक मोमेंट है और आप मालूम कर रहे हैं किसकी? वेनेडियम की +2 की। तो यहाँ 2 लगा दें, यहाँ 2 + 2 लगा दें, यहाँ इस पर अंडर रूट लगा दें। ये तो क्या हो जाएगा? 2 2 ज़र 4 और 6। तो आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी वेनेडियम की, तो ये हमारे सामने आएगी 6 अंडर रूट। 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 सॉरी 4 2 ज़र 8 आएगी, तो गलती हो गया। तो वेनेडियम की मैग्नेटिक मोमेंट 8 अंडर रूट अगर 9 होती